नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइन, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों को इमारतों को ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय कर दी है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि वैधानिक अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। हालांकि पीठ ने ये कहते हुए नरमी बरतने से इनकार किया है कि अगर एक सप्ताह के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। पीठ ने कहा है कि उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये निर्देश पारित किया है। जस्टिस विश्वनाथन ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक मामला भी है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। जस्टिस बी आर गवाई ने कहा है कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती है। पिछली तारीख पर न्यायालय ने इस चिंता को दूर करने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया था। कई राज्यों में अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिस पर न्यायालय विचार कर सकता था। तब कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब काफी व्यापक शब्द है, क्योंकि वो जो लीगल सीआरपीसी का प्रोसेस होता है, आपको नोटिस देना है, कोर्ट के संज्ञान में देना है, ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये आपने नहीं किया, इसका मतलब है इस इलीगलिटीज हैज बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर आर द होम अफेयर्स ऑफ द इंडिया। तो ये सारी चीजों के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे, और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व या एजीआर बकाया के भुगतान के संबंध में न्यायालय के 2019 के फैसले के खिलाफ दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज सहित द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका खारिज की है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवाई की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा है कि रूपा अशोक हर्रा बनाम अशोक हुर्रा में न्यायालय के फैसले के संदर्भ में क्यूरेटिव क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं बनता है। दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में केंद्र की याचिका स्वीकार की और जिसमें उनसे लगभग 92,000 करोड़ रुपए का एजीआर वसूलने की मांग की गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार एजीआर की परिभाषा बरकरार रखी है। दूरसंचार कंपनियों ने इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन जनवरी 2020 में उन्हें खारिज कर दिया गया था। 1 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, जिसमें दूरसंचार कंपनियों को 10 साल की अवधि में अपने एजीआर बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता थी और ये स्पष्ट किया गया कि एजीआर बकाया का कोई पुनः मूल्यांकन नहीं होगा। किसी भी चूक के लिए ब्याज, जुर्माना या अदालत की अवमानना के आरोप लगाए जाएंगे। 1 साल बाद न्यायालय ने एजीआर बकाया मांग के सुधार की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जिसमें दूरसंचार कंपनियों ने दावा किया कि गणना में कई त्रुटियां थी और इस साल जुलाई में क्यूरेटिव याचिकाओं की तत्काल लिस्टिंग की मांग की गई है, जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि लिस्टिंग पर फैसला जल्दी ही लिया जाएगा।
वोडाफोन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा है कि कंपनी अपने बकाया भुगतान करने के लिए ऋण निधि जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन संभावित ऋणदाताओं को कंपनी की सटीक देनदारी पर स्पष्टता की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेवक सौम्य चौरसिया द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत से इनकार करने वाली चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। वह अब 1.5 साल से अधिक समय से जेल में है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उत्पल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 28 अगस्त 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। पिछले साल सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि ये विवाद छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टर्स से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोपों से उत्पन्न हुआ है। ईडी के अनुसार जांच में एक बड़े घोटाले का पता चला है, जिसमें कोयले पर 25 रुपए प्रति टन के अवैध उगाई शामिल है, जिसमें कथित तौर पर 16 महीनों के भीतर 500 करोड़ रुपए तक की रकम पहुंच गई है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनावी फंडिंग और रिश्वत के लिए किया जा रहा था। अक्टूबर 2022 में इसने छापेमारी की और ऐसे में आपको बता दें कि परिणाम इसका ये रहा कि आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और सरगना सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई। जून 2023 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चौरसिया की जमानत याचिका खारिज की। उसने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के साथ उसकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट का मानना था कि चौरसिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धारा 45 पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया। बता दें कि जहां तक मुकदमे में देरी का आधार है, ये देखा गया कि सह आरोपी व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस प्रकार मुकदमे में बिना किसी कारण के देरी नहीं की गई। हाथरस षड्यंत्र मामले में 2 साल की कैद के बाद जमानत पाने वाले केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्तों में ढील के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि उन्होंने जमानत की शर्त में ढील की मांग की है और उन्हें हर सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 9 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए कप्पन को जमानत दी। आपको बता दें कि कप्पन 6 अक्टूबर 2020 से यूएपी एक्ट, आईपीसी, आईटी एक्ट के तहत हाथरस में दलित नाबालिग लड़की के सामूहिक बलात्कार हत्या के बाद दंगे भड़काने और कथित साजिश के लिए हिरासत में है, जहां वह रिपोर्ट करने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन पर जमानत की निम्नलिखित शर्तें लगाई है। अपीलकर्ता को 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में ले जाया जाएगा और ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। नंबर 2, जमानत की शर्त ये होगी कि अपीलकर्ता दिल्ली के जंगपुरा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। नंबर 3, अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, अपीलकर्ता हर सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा। ये शर्त पहले 6 सप्ताह तक लागू रहेगी। दिसंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में कप्पन को जमानत दे दी और वह फरवरी 2023 में जेल से बाहर आ गया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन 2 सप्ताह बाद जमानत शर्तों में ढील के संबंध में कप्पन की याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य के वकील को मामले पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में राज्य के मौन जिले में 14 नागरिकों की हत्या के संबंध में नागालैंड पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा 30 सैन्य कर्मियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को बंद कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने
एसआईटी मामले में फंसे एक अधिकारी की पत्नी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है तो कंपनियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालय ने कहा है कि चर्चा के मद्देनजर अपील को स्वीकार किया जाता है। आरोपित एफआईआर में कार्रवाई बंद रहेगी। हालांकि अगर अनुमति दी जाती है तो उन्हें उनके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जा सकता है। न्यायालय ने आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के मुद्दे को लेकर भी संबोधित किया है और कहा है कि सशस्त्र बलों के पास आवश्यक जांच करने और उचित उपाय करने का अधिकार है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सैन्यकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आज कई याचिकाओं पर फैसला आया है, जिसमें से एक मेजर अंकुश गुप्ता की पत्नी अंजलि गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। बता दें आपको कि जो नागालैंड पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सैन्य अधिकारियों में से एक थी। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित एफआईआर सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी के निष्कर्षों और सिफारिशों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर शिकायत सहित दिसंबर की घटना से उत्पन्न सभी अन्य सहायक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए जुलाई में की गई अपनी सिफारिशों पर पुनः विचार किया है। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम को कुछ नामों को लेकर संवेदनशील जानकारियां दी थी, जिसके बाद उसने नामों पर न सिर्फ पुनर्विचार किया बल्कि 3 बड़े बदलाव भी किए। खबर है कि सरकार की तरफ से मिली संवेदनशील जानकारियों में मेरिट पाने के बाद मंगलवार को कॉलेजियम ने अपनी पहले की सिफारिशों पर पुनः विचार किया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को 7 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। अब उसने 3 पर बदलाव किया है। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की सदस्यता वाले कॉलेजियम ने मंगलवार को नामों पर फिर से विचार किया है। कॉलेजियम ने पहले जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जस्टिस GS संधवालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और जस्टिस ताशी रब्रिस्तान को मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। अब जस्टिस राजस्थान को का जो नाम है वो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भेजा गया है। यही उनका पेरेंट हाई कोर्ट भी है। बता दें आपको कि इसी तरह जस्टिस कैद का नाम भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस संधवालिया का नाम भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भेजा गया। अब कॉलेजियम ने जस्टिस इंदिरा प्रसन्न मुखर्जी को मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस मुखर्जी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं। जस्टिस रब्रिस्तान को अब उनके गृह राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। उनके रिटायरमेंट में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। कॉलेजियम ने जस्टिस कैद को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के अपने फैसले को पलट दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सरकारी विभाग राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो विभागाध्यक्ष को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 28 के अनुसार ऐसी विफलता के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। जस्टिस अभय ओक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑक्स्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एनजीटी का आदेश खारिज किया, जिसमें गुजरात के कच्छ के रण में आपको बता दें कि जंगली गधा अभ्यारण्य में अनाधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए एनजीटी के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाने वाले निष्पादन आवेदन से 15 सरकारी अधिकारियों को हटा दिया गया। एनजीटी ने 23 सितंबर 2020 को भारत संघ के खिलाफ मूल आवेदन में आदेश पारित किया, जिसमें अभ्यारण्य में अतिक्रमण और नमक की कटाई और साथ ही साथ मछली पकड़ने जैसी अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया गया। एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई अवैध अतिक्रमण न हो और साथ ही साथ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एवं वन एवं पर्यावरण विभाग की सहमति के बिना अभ्यारण्य क्षेत्र में कोई भी पट्टा देने से परहेज करें। न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में या अनुमत गतिविधियों के लिए कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों से परे किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
साथ ही साथ 2023 में अपीलकर्ता ने निष्पादन आवेदन दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारी एनजीटी के 2020 के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। अपीलकर्ता ने दावा किया है कि 15 सरकारी अधिकारी एनजीटी के 2020 के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनजीटी एक्ट की धारा 26 में एनजीटी के आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों पर कारावास और या जुर्माना जैसे दंड का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 28 विशेष रूप से सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई विभाग एनजीटी के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो विभागाध्यक्ष को दोषी माना जाएगा और अभियोजन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। एनजीटी ने अपीलकर्ताओं को अपने आवेदन में 15 सरकारी अधिकारियों के नाम हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि मूल आवेदन में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में उनका नाम प्रतिवादी के रूप में नहीं था, जिसमें 2020 का आदेश पारित किया गया था। एनजीटी ने अपीलकर्ताओं को उस मूल आवेदन में सूचीबद्ध प्रतिवादियों के नाम बताने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से व्यवस्थित आपको बता दें कि व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है और पश्चिम बंगाल राज्य से कहा है कि वह आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने पर विचार करे। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने ये निर्देश दिया है। बता दें आपको कि एनडीपीएस एक्ट मामले में अग्रिम जमानत दिया जाना बहुत गंभीर मुद्दा है, इसीलिए हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या वह आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन का प्रस्ताव रखता है। अधिवक्ता अभिजीत सेन गुप्ता ने जमानत पाने वाले सह आरोपियों के साथ ही समानता के आधार पर आरोपी के लिए जमानत मांगी। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि जिन 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई है, उनके अलावा एक अन्य आरोपी को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई है। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया है कि आरोपी व्यक्ति लगभग 11 महीने से हिरासत में है। जब ये बताया गया कि एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत दी गई तो जस्टिस गवाई ने टिप्पणी की और एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत वे अन्य व्यक्ति कौन है जिन्हें अग्रिम जमानत दी गई है। एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की बात अनसुनी है। इस मामले में स्कूटी में आरोपी व्यक्ति के कब्जे से कथित रूप से मादक पदार्थ पाए गए हैं। उसने अपने बयान में अन्य सह आरोपियों का नाम लिया जिन्हें अग्रिम जमानत दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।